Hello students, today we are going to start new chapter of class 12 biology, chapter number 10. Chapter name is microbes in human welfare part 1. Microbes in human welfare part 1. आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का 10 चैप्टर जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पार्ट 1 में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोब्स क्या हैं, इनका अकरेंस, डाइवर्सिटी, माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या योगदान है, माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या योगदान है, इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो इसमें आप जानते हैं कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब जानते होंगे कि दोज ऑर्गेनिज्म who cannot see our naked eyes, they can see with the help of only microscope। चाहे वो माइक्रोस्कोप सिंपल से दिखेंगे नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉन से देखेंगे। So we can say that those organisms which cannot see our naked eyes, they can see only with the microscope. They are called microorganisms or microbes. Now microbes की occurrence क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं? Microbes are present everywhere. They are present in the soil, they are present in the water, they are present in the air. Those microbes who are present in the water known as water-borne microorganisms, and those microorganisms which are found in the soil is called soil-borne microorganisms. Those organisms which are present in the air called air-borne microorganisms. तो ये हर जगह पाए जाते हैं। They are found in high temperature as well as low temperature. They are present deep in the soil, under snow as well as acidic environment. ये acidic environment में भी पाए जाते हैं, हाई टेम्परेचर के साथ साथ लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करते हैं। माइक्रोब्स के डाइवर्सिटी के बारे में बात करें तो माइक्रोब्स की बहुत सारी डाइवर्सिटी हैं। माइक्रोब्स में प्रोटोजोन्स आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएंगे, प्लांट वायरसेस, वायरवाइट्स, प्रियंस, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या है, डाइवर्सिटी है। अब क्लास 12 के एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना आपको हम पढ़ाते हैं। इसमें माइक्रोब्स के बहुत सारे यूज हैं। माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, माइक्रोब्स हमारे इंडस्ट्रीज में माइक्रोब्स का योगदान है। माइक्रोब्स हमारे सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं। तो पहले हम लाइन से पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमारे घरेलू उत्पाद में माइक्रोब्स का क्या योगदान है। नंबर 1 कर्ड। कर्ड इज फॉर्म बाय एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड टू मिल्क which acts as starter। कर्ड एक तरह का स्टार्टर है। जब इसको हम मिल्क में मिलाते हैं तो मिल्क को फर्मेंटेट करना शुरू करता है और उसे कर्ड में कन्वर्ट करता है। इसीलिए किसी मिल्क में जब कर्ड की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, इसको हिंदी में गांव में लोग जोरन कहते हैं। जोरन का मतलब होगा कि कहीं से कहीं ये कनेक्ट करता है, कर्ड को मिल्क को कर्ड में कनेक्ट करता है, कर्ड में जोड़ता है। इसके लिए कर्ड जो है मिल्क में एज अ स्टार्टर बेटा वर्क करता है, फंक्शन करता है। इसमें लैक्टोबैसिलस, देखिए ध्यान से यहाँ पे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन स्टार्टर multiply at suitable temperature and convert into the milk। suitable temperature पे ये मल्टीप्लाई होते हैं
और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। सो वी कैन से दैट सुटेबल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क। एसिड रिलीज बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ड्यूरिंग द ग्रोथ कोआगुलेट्स। जब ग्रोथ होता है कोआगुलेशन का उस समय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से एसिड निकलते हैं और ये एसिड जो है मिल्क प्रोटीन जो केसिन होता है उसको पारस्टेरिक डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब लैक जो है इसका बेनिफिट्स क्या है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज विटामिन B12 अमाउंट, thus increasing न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ मिल्क। बेटा ये मिल्क में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंक्रीज कर देते हैं क्योंकि विटामिन B12 की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और क्या लिखा है? अगर हमारे स्टमक में माइक्रोब्स हैं तो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स के ग्रोथ को एक चेक करता है, रोकता है। सेकंड पॉइंट, माइक्रोब से डक बनता है। डक जो है एक बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से होता है जिसका नाम है सेकेरोमाइसेस सेरेविसी। सेकेरोमाइसेस सेरेविसी एक बैक्टीरिया है जिसके फर्मेंटेशन से डक का फॉर्मेशन होता है और ये सेकेरोमाइसेस सेरेविसी को हम लोग कॉमनली बेकर्स ईस्ट कहते हैं। कॉमनली कॉल्ड बेकर्स ईस्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेकर्स ईस्ट बोलते हैं। ये बेकर्स ईस्ट होता है ना? CO2 released during the process of fermentation give the puffy appearance to duck. डक में जो उभार आता है, फूल जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं लार्ज अमाउंट में CO2 की मात्रा निकलने से, ऐसा होता है। इसका इस्तेमाल डक में एग्जाम्पल है एक तरह का फूड आइटम्स है, इडली, डोसा, ब्रेड को बनाने में यूज किया जाता है। थर्ड जो फूड आइटम्स है वह ताड़ी है। ताड़ी जो है तरह का साउथ इंडियन, साउथर्न इंडिया का क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है। कैसा है? ट्रेडिशनल ड्रिंक है। और यह भी जो पाम ट्री हैं, पाम ट्री से उनके जो सैप होता है उस सैप का फर्मेंटेशन कराया जाता है, फिर ताड़ी का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद चीज की बात करते हैं। चीज भी बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से बनता है। दो तरह की चीज होता है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। पहला तो स्विस चीज है, दूसरा रॉकफोर्ट चीज है। स्विस चीज का फॉर्मेशन प्रोपियानी बैक्टीरियम सार्गेनाई से होता है और रॉकफोर्ट चीज का फॉर्मेशन पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से होता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, जीनस और स्पीशीज को अलग अलग लिख करके हम अंडरलाइन करते हैं अलग अलग, और जीनस का पहला अक्षर कैपिटल होता है, स्पीशीज का पहला अक्षर या पूरा अक्षर कह सकते हैं स्मॉल होता है। इसीलिए जीनस और स्पीशीज को अलग अलग हम लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, प्रोपियानी बैक्टीरियम सार्गेनाई, इसलिए अंडरलाइन करना बहुत ही जरूरी है। इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं और एग्जामिनर ये समझता है कि बच्चे को जानकारी है ये जीनस है और ये स्पीशीज है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक का अक्षर कैपिटल है पहला वाला और दूसरे का पहला वाला क्या है? स्मॉल है, और दोनों को अलग अलग क्या है? अंडरलाइन किया। स्विस चीज का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? इसमें लार्ज होल पाए जाते हैं क्योंकि लार्ज अमाउंट में CO2 का प्रोडक्शन होता है। रॉकफोर्ट चीज इसलिए फेमस है। रॉकफोर्ट चीज फॉर्म बाय रैपेनिंग विद द फंजाई पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई फॉर अ पर्टिकुलर फ्लेवर। इसको फ्लेवर के रूप में अधिक जाना जाता है। इसके बाद थर्ड पढ़ेंगे माइक्रोब्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट नंबर 1 फर्मेंटेड बेवरेजेस आर फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन malted cereals, fruits juice with Saccharomyces cerevisiae। Saccharomyces cerevisiae के साथ यहाँ भी फ्रूट जूस, माल्ट सीरियल्स,
के साथ फर्मेंटेशन कराते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया था, जो ब्रेड बनाने में काम करता था, डक बनाने में काम करता था, इडली में काम करता था, वहाँ बेकर्स का काम पड़ा। यही बैक्टीरिया यहाँ एल्कोहलिक प्रोडक्ट में काम कर रहा है, बेवरेज में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। और यह जो ईस्ट है प्रोड्यूस करता है इथेनॉल। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? इथेनॉल को प्रोड्यूस करता है। आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स डिपेंड ऑन रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग। डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक प्रोडक्ट को हम डिफरेंट प्रोसेस से, डिफरेंट रॉ मटेरियल से अलग अलग तरह से बनाते हैं। जैसे कि अगर विदाउट डिस्टिलेशन की बात करें तो उसमें वाइन आएगा और बियर आएगा। विद डिस्टिलेशन की बात करें, विद क्या करेंगे हम लोग? विद डिस्टिलेशन। अगर हम बात करें विद डिस्टिलेशन तो इसमें क्या आएगा? विस्की, ब्रांडी, रम, ये आएंगे। सेकंड है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में फर्स्ट एंटीबायोटिक को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के रूप में डिस्कवर किया था और इसका सोर्स है पेनिसिलियम नोटेटम फंगस। यह जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इनका जो वर्क था वह किस पे था? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे था। किस पे था? स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे इनका क्या था? वर्क था। इस पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में बार बार ग्रो करा रहे थे, लेकिन वह बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता था, कोई फंगस ग्रो कर जा रहा था। फिर इन्होंने क्या किया? उस कल्चर मीडियम को रिमूव कर दिया, कल्चर मीडियम नया लिया, उसके जितने भी कंटेनर्स थे उसको स्टेरिलाइज किया, फिर से कल्चर मीडियम डाला, एक हफ्ते के लिए छोड़ दिया और फिर बैक्टीरिया सोचा कि इन्वायरमेंट बैक्टीरिया होते ही है, बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे उस कल्चर मीडियम में। बैक्टीरिया ग्रो नहीं किए, फिर वही जो है प्लांट ग्रो किया। यह काम ये बार बार करते रहे, परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों यह ग्रो कर जा रहा है। तब इन्होंने क्या किया? लास्ट में हार मान करके इन्होंने उस बैक्टीरिया को ला करके कल्चर मीडियम में डाल दिया। फिर देखा कि वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, वही ग्रो किया प्लांट। तब इन्होंने कहा ये प्लांट क्या है? उसको मालूम चला कि ये प्लांट जो है नॉन ग्रीन है, ये फूड नहीं बना सकता है, सैप्रोफिटिक है, इसलिए एक फंगस है। फंगस का नाम बताया गया, ये पेनिसिलियम नोटेटम फंगस है, जो बार बार बैक्टीरिया ग्रो करता था लेकिन मार दे रहा था, इसलिए यह बैक्टीरिया का क्या है? एंटीबायोटिक्स है। तो तब जाकर के काम हो रहा था बैक्टीरिया पे और डिस्कवरी हो गई पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स की। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स को पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से प्राप्त किया गया था। बाद में पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से भी नया एंटीबायोटिक बनाया गया। आगे देख लीजिए, इसमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल्स हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है? और ये एसिड किस माइक्रोब से निकलते हैं और इस माइक्रोब किस कैटेगरी में आते हैं? पहला एग्जांपल है साइट्रिक एसिड, जो एस्परजिलस नाइगर से इस माइक्रोब से यह निकलता है और यह माइक्रोब फंजाई है। क्या पूछा जाएगा कि साइट्रिक एसिड किससे मिलता है? नाम बताइए, किस कैटेगरी में आता है? तो फंजाई कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप एसिटिक एसिड, वो किससे मिलता है? एसिडोबैक्टर से मिलता है। ये क्या है? बैक्टीरिया है। तीसरा ब्यूटाइलिक एसिड, ये किससे मिलता है? क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से ब्यूटाइलिक एसिड बनता है और यह क्या है? बैक्टीरिया है। तीसरा चौथा है लैक्टिक एसिड, ये किससे मिलता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मिलता है और ये क्या है? बैक्टीरिया से। सीधी बात है, बैक्टीरिया है। इथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है वो है ईस्ट से मिलता है। किससे मिलता है? ईस्ट से। इथेनॉल जो होता है वो है ईस्ट से मिलता है और
फर्स्ट वाला साइंटिफिक नेम वो क्या है? सैकेरोमाइसिस सेरेनेसी है। अब हम बात करेंगे कि जो माइक्रोब्स है उनका इस्तेमाल एंजाइम्स बनाने में भी होता है। एंजाइम्स बनाने में माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए लाइपेज एंजाइम है, इस लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल माइक्रोब्स करता है, लेकिन इसका यूज क्या है? लाइपेज का यूज क्या है? यूज है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेंस फ्रॉम लॉन्ड्री। जो लॉन्ड्री है, लॉन्ड्री में लगे हुए ऑयल्स स्पॉट को रिमूव करता है। डिटर्जेंट को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है पेक्टिनेज और प्रोटीएज, ये दो एंजाइम्स हैं, इनका इस्तेमाल जो बॉटल में जूस होते हैं, बॉटल में जूस को क्लियरिफाई करने के लिए होता है। और थर्ड है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो एक बैक्टीरिया से निकलता है, स्ट्रेप्टोकाकस बैक्टीरिया से निकलता है। और इसका इस्तेमाल जो है अगर कोई पर्सन मायोकार्डियल इन्फेक्शन का शिकार है, अर्थात उसके हार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो रही है और ब्लड फ्लो होने में दिक्कत हो रही है, कहीं कहीं पर ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट हो जा रहे हैं, उस क्लॉट को रिमूव करने के लिए क्लॉट बस्टर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज obtained from streptococcus and used as clot buster for removing clots from blood vessels of patient who have undergone myocardial infarction. This is the most important point, most important line. स्ट्रेप्टोकाइनेज किससे मिलता है और इसका यूज क्या है? पेक्टिनेज किससे मिलता है, इसका यूज क्या है? लाइपेज का यूज क्या है? ये सब इंपॉर्टेंट है। इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, सब जाना है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से मिलता है। किससे मिलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। और ये करता क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में काम करता है। जब किसी व्यक्ति में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो ऐसे केस में जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारे सेल्स के अंदर सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानने की क्षमता होती है। इससे कोई फॉरेन सेल अगर आता है तो हमारे बॉडी में, हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। तो हमारी बॉडी इस सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स में डिफरेंस करने की जो प्रॉपर्टी है उसको सप्रेस कर देता है एजेंट। उसके बाद बाहरी सेल जब आता है तो हमारी बॉडी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती है और फिर जो है उस ऑर्गन का प्रत्यारोपण या जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है वो आसानी से हो जाता है। इसके बाद है स्टैटिन, एक फंगस से मिलता है, मोनासस परब्यूरियस। यह जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। आप देख सकते हैं माइक्रोब्स क्या है, इनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या योगदान है, इंडस्ट्री में क्या योगदान है। आप इन सभी चीजों को ध्यान से पढ़ा, समझा, जाना। मेरे ख्याल से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस लेक्चर पार्ट 1 में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।